हमारे साथ इस समय एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने देश के सामने एक ऐसा बजट पेश किया है जिसे सही मायनों में जेन नेक्स्ट बजट कहा जा सकता है, जो कि जी बिज़नेस की थीम थी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिज़नेस पर। और मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा। डीमोनेटाइजेशन के बाद जी बिज़नेस पर हमने ये थीम रखी थी कि इस साल का जो बजट होगा वो कई मायनों में परंपरागत बजट से अलग होगा। एक जेन नेक्स्ट बजट होगा, देश की इकोनॉमी को और देश को दोनों को एक नई जनरेशन में ले जाने वाला बजट होगा। जो दूसरी बधाई मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि मैंने लगभग सभी चैनल्स के कवरेज देखे पोस्ट बजट। कहीं भी ऑपोजिशन के पास बजट के बाद बोलने के लिए, आलोचना करने के लिए कोई ठोस चीज़ नहीं थी। जो पेन था उनका वो पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर जो आपने करामत करी है वो लोग सीधा चलें और अर्थव्यवस्था की जो जो आवश्यकता है उसको पूरा करें। अर्थव्यवस्था की पहली आवश्यकता है कि कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा डालें। दूसरी आवश्यकता यह है कि डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए खर्चा बढ़ाएं। तीसरी आवश्यकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भरपूर खर्चा करें, सोशल सेक्टर्स में खर्चा करें। चौथी आवश्यकता यह है कि फिस्कल कंसोलिडेशन से हम लोग भटके ना। पांचवी जो प्रधानमंत्री जी का भी उद्देश्य था और मैंने भी कहा कि छोटे और ईमानदार टैक्स पेयर को रिलीफ, एसएमई सेक्टर को रिलीफ, और जो नॉन फाइलर हैं, जो टैक्स नहीं भरता जिसको भरना चाहिए, उसको टैक्स नेट में लाना। हर एक शब्द बजट का इस दिशा के अंदर देश को ले जाता है। और इस दिशा के साथ किसका क्या झगड़ा हो सकता है, इस पे तो बहुत बड़ी बहस की गुंजाइश भी नहीं है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका हमने टैक्स बहुत बढ़ाया हो। आज तक बजट इस देश में आते थे, अगले दिन खबर बनती थी कि किस चीज की कीमत बढ़ी, किस चीज की घटी। हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को छुआ ही नहीं। जब जीएसटी आएगा तो तभी उसको देख लेंगे। और दूसरा, जो डायरेक्ट टैक्सेस थे उसमें लोग प्रवेश करें और टैक्स बेस बढ़े और एंट्री पॉइंट के ऊपर एक आकर्षण रहे कि बहुत कम टैक्स देकर मैं टैक्स नेट में आ सकता हूं। इसका हम लोगों ने एक प्रयास किया। आपने डिमोनेटाइजेशन के बाद भी एक बात कही थी कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर इज अ प्रीमियम ऑन बीइंग ऑनेस्ट। ये बजट में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। देखिए, रिफ्लेक्ट इसलिए हुआ है कि जो छोटे आदमी, मैंने आंकड़े दिए पहली बार बजट में कि 5 लाख से अधिक इनकम डिस्क्लोज केवल 76 लाख लोग करते हैं। उसमें से 56 लाख वेतनभोगी हैं, तो उनको तो देना ही है टैक्स। उनको तो टैक्स देना ही है। 20 लाख है पूरे व्यवसाय, व्यापार, प्रोफेशनल्स की दुनिया जो टैक्स देते हैं। और इसलिए सबसे अधिक शोर इसी वर्ग में मचता है। इस संख्या को मुझे एक्सपैंड करना है। और छोटे व्यक्ति जो एंटर करता है, जो 50-60 हजार रुपया महीना कमाता है, उसमें से अगर 500-700-800 रुपये टैक्स देकर वो ईमानदारी की जिंदगी सर ऊंचा करके जी सकता है, देन व्हाई नॉट। और उसके ऊपर बोझ डालना, इसका कोई लाभ नहीं। देश में रोजगार पैदा करता है एमएसएमई सेक्टर। तो एमएसएमई प्लस यानी 50 करोड़ टर्नओवर तक देश में जो लाखों हजारों की संख्या में फैक्ट्रियां हैं, उन सब का मैंने टैक्स 5% कम किया कि ज्यादा कमाइए और उस कमाई में से ज्यादा निवेश कीजिए। They create that groundswell about jobs. They create the groundswell of jobs. तो ये अब इसमें जो दूसरा एक पहलू है कि आर यू अश्योर्ड ये जो टैक्स पेयर बेस का एक्सपेंशन है, डिमोनेटाइजेशन के बाद वैसे भी वो संख्या बढ़ी है। देखिए, बढ़ेगी इसलिए भी कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो कैश सिस्टम में घूमता था, उस कैश की मलकियत किसकी थी किसी को मालूम नहीं था। द ओनरशिप ऑफ कैश वाज नॉट नोन। जब बैंक में जमा हो गया तो उसने अपने फुटप्रिंट्स छोड़ दिए, उसके मालिक का पता चल गया। जो अनोनिमिटी थी, गुमनामी थी उस कैश की, वो समाप्त हो गई। अब जिस व्यक्ति ने लाखों करोड़ों रुपए बैंक में जमा कराए हैं, अब वो भविष्य के लिए टैक्स ज्यादा देगा। इसका मैं बहुत अच्छा आपको एक उदाहरण देता हूं। क्या कारण है कि नवंबर और दिसंबर के महीने में हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस केंद्र के भी और राज्यों के भी बहुत कम नहीं हुए? स्वाभाविक है, कम होने चाहिए थे। अभी मेरे पास दिसंबर का वैट का डेटा आया है। बंगाल और दिल्ली छोड़ के हर राज्य का टैक्स बढ़ा है। और इसके पीछे कारण यह है कि जो व्यक्ति मान लीजिए 100 रुपए की टर्नओवर थी, 60 की चेक से करता था किताबों में और 40 की किताबों के बाहर करता था।
जब किताबों के बाहर वाला पैसा सारा बैंक में जमा हो गया तो अब उसको 60 से 70 और 70 से 80 अपना फॉर्मल साइज बढ़ाना पड़ा, और वो जो इनफॉर्मल शैडो इकोनॉमी थी उसको बंद करनी पड़ेगी। और इस सारे का प्रत्यक्ष असर ये हुआ कि जो फॉर्मल इकोनॉमी का साइज था वो धीरे धीरे अब बढ़ने लग पड़ा। जब फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा तो टैक्स भी ज़्यादा आएगा, आने वाले कल में जीएसटी भी ज़्यादा आएगा, इनकम टैक्स भी ज़्यादा आएगा। आप एक आंकड़ा देखिए, ग्लोबल स्लोडाउन है, हमारे यहाँ भी जो गति है जो 7.5-8 होनी चाहिए वो कम है, उससे तो टैक्सेशन कम होना चाहिए। कॉरपोरेट टैक्स 6-7% बढ़ा, लेकिन प्राइवेट पर्सनल इनकम टैक्स 38% बढ़ गया। ये कौन 38% बढ़ गया? अब जो एकदम इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब जिसने बैंक में पैसा डाला अब उसको चिंता है ना कि इसके ऊपर टैक्स भी दूंगा, और आगे का व्यवसाय ये उस पैसे से करेगा। एक बार टैक्स दे दिया तो दोबारा उस टैक्स को ब्लैक मनी बनाना कोई इसका उत्साह नहीं है, अब तो वो सिस्टम में आ गई। ट्रू, नाउ तो ही कांट इवन डू दैट एक्चुअली, अब सिस्टम में आ गई। तो अब जो दूसरा एक पहलू है कि इस बार हमने देखा जो पोल फंडिंग, इससे लेकर आपने जो रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है, हालांकि पार्टियां खुलकर अब इसका विरोध भी नहीं कर पा रही हैं बिकॉज ऑब्वियसली देन दे विल बी सीन एज कल्प्रेट्स। क्या ये हमेशा के लिए देश के पॉलिटिकल सिनेरियो को बदलने वाला स्टेप है और इसमें आगे भी कड़ी होगी? ये देश की पॉलिटिकल फंडिंग को बदलने वाला स्टेप है। कारण ये है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया का, और कोई ट्रांसपेरेंट फंडिंग मैकेनिज्म नहीं है दुनिया में। हम देखें कि कैसे पोल फंडिंग होती है। अमेरिका में, यूरोप में एक भी रुपया कैश में कोई नहीं लेता। वहां छोटे बड़े अमाउंट्स, कोई $200 दे रहा है, कोई 200 पाउंड दे रहा है, नेट के ऊपर जाता है, पार्टी के फंड में चला जाता है। आपको याद होगा राष्ट्रपति ओबामा ने जो पहला चुनाव लड़ा था तो उन्होंने छोटे डोनेशंस की अपील की थी और नेट के ऊपर हजारों लाखों लोगों ने उनको दिया। वो अच्छी व्यवस्था थी। मुझे लगता है कि इस देश में पहले जब हम चुनाव लड़ते थे, मुझे भारतीय जनसंघ के जमाने से याद है, और आज से 20 साल पहले भी हम पर्चियां देकर कार्यकर्ताओं में बांटते थे। वो घर घर दुकान दुकान जाकर 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए पर्ची इकट्ठी करता था। और जब हमारा कैंडिडेट जाता था तो हर मंडल उसको कहता था कि आपके लिए मैंने 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया इकट्ठा किया है चुनाव के लिए, और मंडल में खर्च होता था। मास फंडिंग थी, किसी बड़े आदमी का एहसान नहीं लेते थे। धीरे धीरे हर पार्टी में यह व्यवस्था समाप्त होती जा रही है। अब मैं मानता हूं कि फंडिंग के हमने 4 तरीके सजेस्ट किए हैं। पहला, चेक से लीजिए। दूसरा, मास डोनेशंस छोटी तरह की डिजिटल नेटवर्क पे लीजिए। क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या डीएमके या एनसीपी या अकाली दल या समाजवादी पार्टी अपने समर्थकों की जनरल बॉडी को कहे कि मुझे छोटे छोटे अमाउंट्स दे? तो 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए देने वाले, मैं मानता हूं मेरी पार्टी को लाखों लोग दे सकते हैं। किसी का एहसान नहीं होगा, नेट से आएगा, सारा अकाउंटेड पैसा होगा। तीसरा, जो चुनाव आयोग ने कहा अगर कैश में आता है तो 2,000 से ज्यादा किसी से नहीं ले सकते। और चौथा, ये बड़ी समस्या थी कि जब आइडेंटिटी डोनर की पता चल जाती है तो डोनर घबराता है, फिर वो कहता है चलो कैश में ही दो, आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी, क्योंकि कैश की एनोनिमिटी होती है। इस वजह से पुरानी व्यवस्था सफल नहीं हो पाई थी। क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि मनी क्लीन हो, एनोनिमिटी बनी रहे और एनोनिमिटी बनी रहे? तो ये व्यवस्था का निर्माण मैंने उस दृष्टि से किया है। आप बैंक में जाकर चेक देकर बॉन्ड्स खरीदिए, वो बेरर होंगे, सीमित पीरियड, कुछ दिनों के लिए वो बॉन्ड अलाइव होगा। आप पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ दे सकते हैं। वो बॉन्ड इनकैशेबल है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में, और उस अकाउंट में जिसकी पूर्व हर पार्टी को अपना एक अकाउंट नोटिफाई करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। उसी में जाएगा सर, उसी में जाएगा। और चुनाव के अंत में पार्टी डिक्लेयर कर देगी मुझे इस बार 30 करोड़ के या 50 करोड़ के या 100 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। देने वाले को मालूम है उसने किसको दिया है, बैंक को मालूम है किसने खरीदे हैं, लेकिन खरीदार ने कैसे बांटे हैं अलग अलग पार्टी को किसी को नहीं मालूम, सिर्फ उसको मालूम है। तो डोनर की भी व्हाइट मनी आई, बैंक के माध्यम से आई, और पार्टी के हाथ में भी व्हाइट मनी आई। राइट।
तो कम से कम हमने फंडिंग क्लीन कर दी। एब्सोल्युटली। एक बात बताइए, इस बार 2-3 डर थे। अगर मैं दलाल स्ट्रीट की बात करूं, दे वर स्केर्ड कि पता नहीं कैपिटल गेन्स पे क्या होगा। एक पॉपुलिस्ट बजट का डर था, बिकॉज कई चैनल्स पे भी इनफैक्ट ये कैंपेन कई पे चल रहा था कि अब सरकार मरहम लगाने की कोशिश करेगी। एंड आई थिंक इकोनॉमिस्ट वर प्रिपेयर्ड कि यू विल टेक अ स्लिपेज ऑफ अबाउट 50 बेसिस पॉइंट इन फिस्कल डेफिसिट फॉर नेक्स्ट ईयर, और अब 3.5 तक का टारगेट दे देंगे। एंड आई थिंक मार्केट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपने इसमें से कुछ भी नहीं किया। weren't you tempted to do something? देखिए, मुझे लगता है कि हमारा जो फिस्कल कंसोलिडेशन का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। कांग्रेस के ज़माने में 6.8 तक गया और लगभग हर अल्टरनेट ईयर में वो मिस कर जाते थे। And that too unproductive. मैंने जो इनहेरिट किया आज से 32 महीने पहले, वो 4.6 था। 4.6 को मैं 4 पे लाया, 4.1 पे लाया, 4.1 को 3.9 पे लाया, 3.9 को 3.5 पे लाया, अब 3.5 को 3.2 पे लाऊंगा, फिर 3 पे ले जाऊंगा, और फिर 2 साल बाद 3 से नीचे ले जाऊंगा, जो रोड मैप है। तो इसलिए अभी तक, और मैं मानता हूं कि आने वाले वर्षों में जीएसटी के बाद टैक्स बॉयंसी इतनी बढ़ेगी कि फिस्कल कंसोलिडेशन इतना कठिन नहीं होगा जितना लगता है। राइट। जीएसटी की अगर हम बात करें, अब आइडियल सिनेरियो, आपसे जब पहले भी बात हुई थी इनफैक्ट ऑफ कैम, तब भी आपने जो इंडिकेशन दिया था कि एट सम पॉइंट कपल ऑफ इयर्स डाउन द लाइन जैसे एवोल्यूशन होगा, स्लैब्स की संख्या घटेगी। इस दिशा में आपका क्या विजन है? देखिए, घटनी चाहिए, लेकिन, और रेट भी घटना चाहिए, लेकिन जब इवेजन रुकेगा और टैक्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो टैक्स को कम करना ये संभव है। मैंने इस बार बजट का सबसे महत्वपूर्ण मेरा वाक्य था कि जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनके हिस्से का टैक्स ईमानदार आदमी को देना पड़ता है, तो वो बेचारा अपना भी देता है और चोरी करने वाले के हिस्से का भी देता है। और इसलिए अगर टैक्स का बेस हम बढ़ा दें तो रेट कम होने चाहिए। इसीलिए एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को मैंने, हर टैक्स पेयर को 2.5 लाख से लेकर जिसकी 100 करोड़ तक की इनकम है, कुछ ना कुछ रिलीफ मिली है। बजट में बढ़ते हैं मैंने कम किए क्योंकि मैं टैक्स बेस को एक्सपैंड करूंगा। दूसरा, जैसे ही जीएसटी एक एफिशिएंट टैक्स सिस्टम के माध्यम से एक्सपैंड होगा तो जो ये स्टैंडर्ड रेट्स वगैरह हैं इनको कम करने का प्रयास हो सकता है। आज अगर हम टैक्स, जो लोग, लेख लिखना बहुत सरल है कि भाई एक आइटम टैक्स होना चाहिए जीएसटी में, दुनिया में बहुत कम देशों में है, 5-5 है। अब फूड आइटम्स हैं सारे, वो सब 0 रेटेड है, उन पे हम टैक्स लगाएंगे तो गरीब आदमी के ऊपर टैक्स लगेगा, लगा नहीं सकते। हमने क्या किया कि जो मौजूदा आइटम्स पे टैक्स है, वैट और एक्साइज मिला लिया जाए या वैट और सर्विस टैक्स मिला लिया जाए, तो जो उसका कुल योग बनता है उसके नियरेस्ट स्लैब में हो। अब कई आइटम ऐसे हैं जहां 4% वैट है और एक्साइज नहीं है, तो उसको हम 6% में डाल देंगे। अब मान लो हम सिर्फ 12% का रेट रखें, तो क्या 4% से 12% ले जाए? ये तो आम आदमी पे बोझ बन जाएगा। सिमिलरली कई ऐसे आइटम है जिसपे 6% टैक्स है, वैट है, 6% एक्साइज है, वो 12 में आ गया। स्टैंडर्ड रेट हमने 2 रखे हैं, 6 और 12 और 18। आगे जाकर ये दोनों कन्वर्ज होकर कोई बीच का अंक आ सकता है, जो कि एक अच्छा जीएसटी होगा। लेकिन आरंभ में ये स्थिति अगर हमने की तो जीएसटी बहुत इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। ट्रू, बिल्कुल। एक आपके बजट स्पीच से ही मैं ये हिस्सा अगर उठाऊं, आपने कहा कि जो टैक्स चोर है उसका खामियाजा एक ईमानदार टैक्स पेयर चुकाता है। इसके चलते, और जो टैक्स मैन के पावर जिस तरह से बढ़े हैं, एक ऐसी लॉबी है जो ये डर फैलाने की कोशिश कर रही है कि अब तो टैक्समैन आपके पीछे पड़ जाएगा और आपके घर आके आपका गला पकड़ के टैक्स गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि टैक्समैन का और एसएससी का संबंध ही ना रहे। आप रिटर्न ई फाइलिंग करिए, आपको मालूम ही नहीं कि मेरा आईटीओ कौन है। आप ई फाइल करिए, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम बैंगलोर में जाएगा, वहां से एलोकेट होगा। अगर उनको लगता है कि 4 सवाल आपसे पूछने हैं तो ईमेल पे सवाल आएंगे, ईमेल पे जवाब दे दिया जाएगा। अगर बहुत आवश्यकता पड़ी और स्क्रूटनी में कोई केस चला गया तो किसी भी ऑफिसर को असाइन हो सकता है। आपने वहां हियरिंग कर ली, ऑर्डर आपको ईमेल पे मिलेगा। आज रिफंड सारे करोड़ों की संख्या में ईमेल पे आ रहे हैं। यहाँ ईमेल पे सूचना आती है और रिफंड घर पहुंच जाता है।
हमने हर कदम उठाया है इस संपर्क को समाप्त करने का, और स्क्रूटनी केसेस भी 100 में से 1 हैं, 1% से कम है। तो 99% एसएससी तो उसका अधिकारी कौन है उसकी शक्ल ही नहीं देखेगा, ताकि ये जो कांटेक्ट कम करने से और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से मुझे लगता है थोड़ी सरलता आती है। बिल्कुल सर। और एक अच्छा जो कदम इस बजट में दिखा फाइन प्रिंट में, आपने भारत नेट पे काफ़ी जोर दिया, जो कि ज़रूरी है डिजिटाइजेशन के लिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, मनरेगा हो, इन सब में एलोकेशन बढ़ाया गया है। दिस कैन एक्चुअली क्रिएट ग्राउंड स्वेल सब जगह पे। क्योंकि ऑटोमेशन से कई बार जॉब्स कम होती हैं, लेकिन जब यहाँ कम हुई तो यहाँ बढ़ती हैं। टेलीकॉम में बढ़ गई, आप लैंडलाइन से कम होने से कोई जॉब्स कम नहीं हुई, टेलीकॉम सेक्टर एक्सपैंड कर गया, आईटी सेक्टर एक्सपैंड कर गया, टेक्नोलॉजी बेस्ड सेक्टर्स एक्सपैंड कर गए, अब ये पोर्टल्स एक्सपैंड कर गए, अब आपके ई वॉलेट्स एक्सपैंड कर गए, तो ये सारा जॉब क्रिएशन तो करता ही है। एब्सोल्युटली। लास्ट 2 क्वेश्चंस होंगे सर आपसे। एक तो एक बहुत अच्छा कदम जो आपने उठाया है FIPB स्क्रैप करने का, ये उस माहौल में हो रहा है जब ग्लोबली सडनली वी आर सीइंग लॉट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था। 90% FDI बिना FIPB ऑटोमेटिक रूट से आ रही है, और जो 10% आती है FIPB के अलावा जो कंसर्न मंत्रालय है उसकी भी अनुमति चाहिए होती है। तो 2 बार अलग अलग स्थानों पे क्यों जाओ, एक स्थान पे कर लेंगे। जो रेगुलेशन है उस 10% का FIPB क्यों करे, वो होम मिनिस्ट्री कर सकती है, INB मिनिस्ट्री कर सकती है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कर सकता है, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट कर सकता है। जो भी कंसर्न पेरेंट मिनिस्ट्री होगी उस इन्वेस्टमेंट की वो देखेंगे। सो ये इन अ सिनेरियो जहां पे प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, इससे उल्टा हमें फायदा होगा। ट्रेड कम होता है, प्रोटेक्शनिज्म से इन्वेस्टमेंट कम होता है। अब अगर जैसे अमेरिका में भी हो रहा है कि भाई हम जो एक देश से इंपोर्ट आएगा टैक्स लगा देंगे, लगाओगे तो देना तो अमेरिका के लोगों को पड़ेगा। आप आउटसोर्सिंग बंद करोगे तो आपकी कंपनियों को महंगी लेबर रिटेन करके वो काम करना पड़ेगा जो आज आउटसोर्सिंग से हो जाता है। तो इट बैकफायर। सो इसलिए प्रोटेक्शनिज्म से कोई अर्थव्यवस्था बेहतर चलती है। आज मुझे लगता है कि दुनिया में आइसोलेटेड इकोनॉमीज चल नहीं सकती। राइट। लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन अपने आप में एक बड़ा कदम था, उससे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, अब बजट में भी इन सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, खासकर जो टैक्स चोरी करते हैं उन पर। आपकी सेंस क्या कहती है, आपकी पॉलिटिकल सेंस? लगता है कि हमारी अच्छी स्थिति रहेगी। देखिए, कांग्रेस देश भर में सुकड़ती जा रही है, बहुत कम संख्या हो गई, कोई आकर्षण ना लीडरशिप का है ना पार्टी का है। कहीं कहीं क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वहां थोड़ा बहुत मुकाबला हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकतर स्थानों पर हमारी पार्टी और उसके साथी निश्चित रूप से जीतेंगे। What is your aspiring figure for growth? जैसा आपने खुद कहा कि 7 देखिए, मैं चाहता हूं कि आज तो मुझे लगता है कि वापस हम उस 7, 7.5, 8% की रेंज में वापस आए, जो संभव है शायद आ भी जाएंगे। और अगर विश्व की अर्थव्यवस्था थोड़ी और ताकतवर हो गई तो फिर उस 8% को क्रॉस करके वो आगे बढ़ना, वो हम लोगों का एक उद्देश्य है। But that can happen by 2019. The world has to move faster. In a slowed down world, we also suffer. राइट। बस एक आखिरी मुद्दा जिस पर मैं आपसे बात राय चाहूंगा। डिमोनेटाइजेशन के बाद अब सभी को इंतजार है कि अल्टीमेटली बैंकिंग सिस्टम में पैसा आया कितना, और इससे अब जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग की व्याख्या चेंज हुई है। इमटेरियल मानता हूँ मैं। इमटेरियल इसलिए मानता हूँ कि जब हमने इनकम टैक्स अमेंड कर दिया और कहा कि आप 50% देकर पैसा दीजिए, और अगर अकाउंटेड है तो 50% दीजिए 31 मार्च से पहले, तो जिसके पास ब्लैक मनी था उसके पास 2 ऑप्शन थी, या 100% को आग लगा दे या 50 बचा ले। तो कॉमन सेंस कहती है वो 50 बचाएगा। तो इसलिए बैंक में आने से उसने गंगा जी में स्नान करके पवित्रता नहीं प्राप्त की, उस पैसे का कलर नहीं बदला, वो ब्लैक मनी है। इट इज नाउ सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, जिसके लिए 18 लाख लोगों को ये जानकारी हम लोगों ने भेजी है इनकम टैक्स विभाग ने कि भाई आपने इतना जमा कराया, 10 दिन में बता दीजिए ये सही है कि नहीं है। इसमें इशारा भी है कि आप सुधर जाओ। हाँ, कि भाई मालूम है। राइट। और ये अफोर्डेबल हाउसिंग में जो व्याख्या चेंज हुई है, अब बैंक्स आर आल्सो फ्लश्ड विद मनी, डू यू थिंक कि वहां पर इंटरेस्ट रेट्स विल गो डाउन? देखिए, पीएम ने 31 दिसंबर को कहा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग में सस्ता ब्याज होगा और छोटे 9 लाख 12 लाख वाले घर तक के लोन सबवेंशन होगा। और मैंने इस बार परिभाषा भी बदल दी कि अब 60 स्क्वायर मीटर
यानी 650 फुट कारपेट एरिया होगा, यानी सुपर एरिया लगभग 900-1000 फुट का होगा, जिसमें 2 बेडरूम का बहुत अच्छा घर बन जाता है एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस भी दे दिया, तो इस सारे से एक लाभ तो निश्चित रूप से मिलेगा। बिल्कुल। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि ये जो जेन नेक्स्ट बजट आपने डिलीवर किया है, विच हैज़ बीटन एवरीबडीज एक्सपेक्टेशन एंड एलेड फियर्स ऑल्सो, इसी कड़ी को आप आगे बढ़ाते रहें और जल्द ही जीएसटी भी रोल आउट हो, ऑन ट्रैक हो जाएगा रोल आउट, मुझे उम्मीद है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।